इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा रूसो के जीवन परिचय के बारे में, उनके सामान्य इच्छा सिद्धांत और उनका सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता सिद्धांत के विषय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जिनेवा के गणतंत्र में हुआ था। उनकी माँ की मृत्यु उसके प्रसव काल के दौरान ही हो गई, जिसके कारण रूसो के पालन पोषण का भार उनके पिता पर ही पड़ गया। राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। ठीक है, रूसो का राजनीतिक दर्शन जो है, उनके राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है सामान्य इच्छा, जनरल विल का सिद्धांत है। रूसो ने सामान्य इच्छा को यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा के रूप में वर्गीकृत किया है, एक्चुअल विल एंड रियल विल। चलिए इन डिटेल जानते हैं क्या है ये। राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विश्वास की भावना से कोई विचारक इतना घनिष्ठ रूप में संबद्ध नहीं है जितना कि रूसो। उसने उन परिस्थितियों में समानता की धारणा का प्रतिपादन किया जबकि असमानताएं सामान्य थी और उन्हें व्यक्ति की स्थिति तथा राजनीतिक व्यवस्था का आधार माना जाता था। समानता की इसी धारणा के आधार पर रूसो को प्रजातंत्र का संदेश वाहक समझा जाता है और अपने इन्हीं विचारों के आधार पर रूसो ने फ्रांस की क्रांति के जनक का कार्य किया था। रूसो का जीवन अन्य दार्शनिकों की अपेक्षा बहुत अधिक उत्तेजक और रोमांचकारी था और बहुत कम लेखकों की कृतियों में संसार के प्रति उनकी भावनात्मक प्रतिक्रिया इतनी स्पष्ट और सच्चे रूप से झलकती है जितनी कि रूसो की कृतियों में। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जिनेवा के गणतंत्र में हुआ था। उसकी माँ की मृत्यु उसके प्रसव काल में ही हो गई, इसलिए उसके पालन पोषण का भार उसके पिता पर पड़ा। उसका पिता एक कुशल घड़ीसाज किंतु अस्थिर चरित्र का था और उसमें उत्तरदायित्व की भावना न थी, इसलिए वह रूसो की नियमित शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर सका। शिक्षा देना तो दूर, उसने तो अपने पुत्र को अपने अवांछनीय व्यसनों का साथी बना लिया। 16 वर्ष की इस अवस्था से उसकी आवारागर्दी का युग प्रारंभ हुआ जो कि लगभग 14 वर्ष तक चला। इस काल में उसका कोई एक ठिकाना न रहा और वह दर दर भटकता रहा। इसी बीच उसे अनेक दयालु सहायक भी मिले, परंतु अपने अहंकार और अशिष्ट व्यवहार के कारण उसकी किसी से भी स्थायी मित्रता न हो सकी। रूसो के स्वभाव में अनेक दुर्गुण थे और उसे नियमित शिक्षा भी प्राप्त नहीं हो सकी थी, किंतु उसमें जन्मजात प्रतिभा अवश्य थी और 1749 ईस्वी में उसे अपनी इस प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वर्ष डिजान की अकादमी ने सर्वोत्तम निबंध पर पुरस्कार घोषित किया। निबंध का विषय था विज्ञान तथा कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट करने में योग दिया है अथवा उसकी विशुद्धि करने में। रूसो जीवन की कटुताएं भोगने के कारण समाज के विरुद्ध विद्रोही बन चुका था। उसने अपने निबंध में लिखा था कि विज्ञान और कला की प्रगति ने मनुष्य का नैतिक पतन किया, अतः यदि उसे अपना सरल, सुखी और सद्गुणी जीवन प्राप्त करना है तो उसे प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। इस निबंध में एक स्थान पर वह लिखता है, हमें फिर से अज्ञान, भोलापन और निर्धनता दे दो, केवल वे ही हमें सुखी बना सकते हैं। इस निबंध ने न केवल पुरस्कार जीत लिया वरन विवेक युग के कृत्रिम समाज में एक बड़ी हलचल मचा दी। क्रांति की यह प्रथम झंकार थी। पेरिस के साहित्यिक क्षेत्र में रूसो को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, किंतु रूसो के जीवन पर इस सम्मान की प्रतिक्रिया विपरीत हुई। उसने अब भद्र समाज से संबंध विच्छेद करके निम्न वर्ग के साथ घनिष्ठ मेल मिलाप शुरू कर दिया। अपनी ओर आकर्षित धनाढ्य महिलाओं का संसर्ग छोड़कर एक दरिद्र और अशिक्षित धोबन के साथ रहने लगा, जहाँ की वह संगीत की प्रतिलिपि करके बड़ी कठिनता से अपनी रूखी सूखी रोटी कमा पाता था। प्रतिभाशाली रूसो के मस्तिष्क में विचारों का एक तूफान सा आया हुआ था
और उसने अकादमी द्वारा प्रस्तावित पुरस्कार के लिए पुनः 1754 ईस्वी में निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके निबंध का विषय था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी। यह निबंध निजी संपत्ति की संस्था पर उसका एक बड़ा प्रहार था। उसने कहा था कि विषमता का मूल कारण निजी संपत्ति है, जो कि नितांत अस्वाभाविक और अनौचित्यपूर्ण है। जिन्होंने निजी संपत्ति पर अधिकार कर लिया, उनकी सुरक्षा के लिए ही राज्य का जन्म हुआ है। वह यानी रूसो लिखता है, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूभाग पर अधिकार जमाकर यह कहना प्रारंभ किया कि यह मेरी भूमि है और इस बात को अन्य मूर्खों ने स्वीकार कर लिया, वह व्यक्ति ही राज्य का संस्थापक है। निर्धन लोग सोचते हैं कि राज्य भूस्वामियों से उसकी रक्षा करने के लिए है, परंतु कुछ दिनों में वे राज्य के वास्तविक रूप को समझ लेते हैं, लेकिन वे शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर पाते। यद्यपि रूसो का द्वितीय निबंध प्रथम से अधिक तर्कयुक्त और संगोपांग था, किंतु विषय वस्तु तत्कालीन धनी समाज और फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र के अनुकूल न होने के कारण पुरस्कार उसे न देकर एक अन्य व्यक्ति को दिया गया, जिसकी कृति रूसो की कृति के अपेक्षाहीन थी। इस घटना ने रूसो के हृदय में समाज के प्रति और अधिक कटुता आ गई। 1762 ईस्वी में उसने पेरिस छोड़ दिया और जीवन के शेष 16 वर्ष उसने एक खाना बदोश के रूप में व्यतीत किए। 1778 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। रूसो की कृतियाँ। रूसो ने अनेक ग्रंथ और निबंध लिखे हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार है। हैज़ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मॉरल्स, ये 1749 में लिखा है उन्होंने। डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस 1749 में लिखा है। डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज ऑफ मैन, ये 1754 में लिखा गया। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी 1758, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में लिखा गया। ठीक है, 1762 में। एमिल लिखा गया आपका 1762 में। इनमें से अंतिम 3 ग्रंथों में उसने राजनीतिक विचार प्रतिपादित किए हैं और इन सभी ग्रंथों में सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, रूसो का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, जो कि कब प्रकाशित हुआ है? 1762 ईस्वी में। ठीक है, रूसो का सामाजिक समझौता। हॉब्स और लॉक के समान ही रूसो ने भी अपने ग्रंथ सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। रूसो का मानव स्वभाव। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की विचारधारा का अध्ययन उन 2 निबंधों के आधार पर किया जा सकता है जो उसने डिजाइन की अकादमी के लिए लिखे थे। इस संबंध में उसकी विचारधारा हॉब्स और लॉक दोनों से ही नितांत भिन्न है। हॉब्स मानव स्वभाव को क्रूर, हिंसक और कपटी मानता है, लेकिन रूसो का कथन है कि यदि मानव स्वभाव ऐसा क्रूर और हिंसक होता तो मानव जाति 2 पीढ़ियों से अधिक नहीं चल सकती थी और वर्तमान समय में हमें हमारे बंधु बांधवों की मृत्यु पर शोक के बजाय हर्ष होना चाहिए। दूसरी ओर लॉक ने मानव स्वभाव को सभी सद्गुणों से पूर्ण और नैतिक माना है, लेकिन रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों का जीवन बुद्धि द्वारा चालित न होकर भावनाओं द्वारा चालित था और ये भाव मुख्यतः 2 थे। प्रथम आत्मरक्षा तथा सुख की प्रवृत्ति और द्वितीय दया। अपनी इस धारणा के आधार पर रूसो मानता है कि आदि मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर, नोबल सैविज था। प्राकृतिक अवस्था। रूसो द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था न तो हॉब्स के सदृश सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की थी और न ही लॉक की शांति व सदिच्छा की अवस्था जैसी थी। यह ऐसी दशा थी कि जिससे व्यक्ति पशु जैसा अकेला जीवन बिताता था। रूसो के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। वास्तव में वह एक ऐसी आदर्श अवस्था थी
जिसके आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक अवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। रूसो के अनुसार आदिम मनुष्य एकाकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था। उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत अधिक सीमित थी और वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी थे। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था और बड़े छोटे का कोई भेद न था। पशुओं की भांति न तो उनका कोई निश्चित घर था और न ही कोई चिंता। यह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, पर वह उत्कृष्ट जंगली नोबल सैवेज था। उसमें सभ्य मनुष्य वाले दुर्गुण न थे। इस प्रकार आदिम प्राकृतिक अवस्था आदर्श थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक न रह सकी। कालांतर में मानव जाति की संख्या में उत्तर वृद्धि होने लगी, यानी लगातार वृद्धि होने लगी। जलवायु की भिन्नता से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोगों में रहन सहन के स्तर में अंतर उत्पन्न हो गए और प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने किया। मानव मस्तिष्क में मोह ने जन्म लिया और उसने यह सोचना शुरू किया कि वह भूमि जिस पर वह रहता है यदि उसकी हो जाए तो उसके बच्चों को नई ज़मीन खोजने की परेशानी न करनी पड़ेगी। और बस इस भावना के उत्पन्न होते ही संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया और उसकी सुख शांति काफूर हो गई। व्यक्तिगत संपत्ति की इस धारणा के कारण प्राकृतिक अवस्था में तीव्र संघर्ष प्रारंभ हो गया। शक्तिवान व दूरदर्शी लोगों ने अच्छी व अधिक भूमि ले ली तथा औरों को कम व खराब भूमि मिली या मिली ही नहीं। इस प्रकार धनी व निर्धन का भेद उत्पन्न हुआ। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार और निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। लूट खसोट, चोरी, हत्या और अन्य अपराधों का बाजार गर्म हो उठा। अंत में इस दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना की। रूसो प्राकृतिक अवस्था की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। वह कहता है कि संभवतः ऐसी अवस्था न कभी थी और न होगी, पर यदि हम वर्तमान सामाजिक अवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करना आवश्यक है। अनुबंध या सामाजिक समझौता। इस असहनीय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने समस्त अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि मानव समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। स्वयं रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देते हैं तथा एक दूसरे के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अनुबंध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व या शक्तियों को एक ही राशि या ढेर में मिला दिया जाता है और व्यक्ति स्वयं उस राशि या ढेर का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। इस प्रकार के पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राज्य या राजनीतिक समाज है। सामाजिक समझौते की विशेषताएं। रूसो द्वारा प्रतिपादित समझौता सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। रूसो द्वारा प्रतिपादित जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है इसकी विशेषताएं इस प्रकार है। रूसो के समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। प्रथम व्यक्तिगत, दूसरा समूहगत। समझौते के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त अधिकारों का समर्पण कर देता है, किंतु अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं वरन संपूर्ण समाज के प्रति किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति भी इस संपूर्ण समाज का सदस्य होता है। इसलिए समाज का सदस्य होने के नाते समूहगत व्यक्तित्व के आधार पर अपनी वे शक्तियाँ वह फिर से प्राप्त कर लेता है। इस समझौते के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होगी, वरन यह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करेगा, क्योंकि जनहित में कार्य करना या कर्तव्य भावना का पालन ही स्वतंत्रता है। इसलिए जब राज्य मनुष्य को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं वरन
जनहित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करेगा तो वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस प्रकार राज्य की असीमित शक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंत नहीं होगा, वरन उसे वास्तविक नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। समझौते के आधार पर जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वह सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च होती है और प्रत्येक व्यक्ति उसके अधीन होता है। यह सामान्य इच्छा ही राज्य, प्रभु, शक्ति आदि सब कुछ है। समझौते के आधार पर निर्मित सामान्य इच्छा सदैव ही न्याय युक्त होती है और जनहित उसका लक्ष्य होता है। व्यक्ति स्वयं अपने हित के संबंध में ठीक प्रकार से विचार नहीं कर सकता। उसका हित तो सामान्य इच्छा द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलने में ही है। यह सामाजिक समझौता मनुष्यों की स्थिति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर देता है। व्यक्ति के आचरण में प्राकृतिक शक्ति का स्थान न्याय ले लेता है और उसमें एक प्रकार की नैतिकता आ जाती है। रूसो के शब्दों में जो कुछ समझौते से मनुष्य खोता है वह प्राकृतिक स्वतंत्रता और किसी भी वस्तु को पाने का असीमित अधिकार। जो कुछ वह पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता और अपनी वस्तुओं पर स्वामित्व। रूसो केवल सामाजिक समझौते को ही स्वीकार करता है, राजनीतिक समझौते को नहीं। समझौते से किसी सरकार की नहीं बल्कि सामान्य इच्छा पर आधारित प्रभुत्व संपन्न समाज की स्थापना होती है। रूसो के समाज या राज्य की सर्वोच्च शक्ति सामान्य इच्छा है जो असीमित, अविभाज्य, विधि का स्रोत और आदर्श होती है। इस प्रकार रूसो के समझौते द्वारा उस लोकतंत्रीय समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है और शासन कार्य सामान्य इच्छा के आधार पर किया जाता है। तो ये हो गया रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानेंगे रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में और किस तरह रूसो ने सामान्य इच्छा को दो भागों में वर्गीकृत किया है, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। ये यथार्थ इच्छा क्या है, आदर्श इच्छा क्या है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।